हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम कुछ जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि हमारे अन्य एग्जाम है एसएससी के, रेलवे के, जहाँ पर हमारी जो पोस्ट निकली हुई है ईएसआईसी में, आईसीआर टेक्नीशियन T1 में। उन सभी के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये पिछले एग्जामों में पूछे भी गए हैं क्वेश्चन बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो आप पर टेस्ट की तरह इसके लगा सकते हैं। ठीक है, आपको 3 सेकंड मिलेंगे इसको आंसर बताने के लिए। तो आपको इसका आंसर कैसे करना है दोस्तों, तो चलते हैं हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे सामने, संघवाद के संस्थागत तंत्र में कितनी राज्य व्यवस्थाएं होती हैं। तो हमारे सामने ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको इसमें से राइट आंसर बताना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 2 होती हैं दोस्तों। ठीक है, संघवाद की जो संस्थागत प्रणाली है, जो तंत्र होता है, इसमें तो एक तो हम कह देते हैं केंद्रीय या फिर राष्ट्रीय स्तर की प्रणाली होती है, एक तो वो होती है, और दूसरी है क्षेत्रीय या फिर प्रांतीय स्तर की। ठीक है, ये 2 प्रकार की राज्य व्यवस्थाएं अनुकूलित होती हैं संघवाद में। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे सामने, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के लिए 108 संसद सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित प्रस्ताव पहली बार किस वर्ष में लाया गया था, यानी कि किस ईयर में लाया गया था वो। तो इनमें 4 ऑप्शन में राइट होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है, 1991 में। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों को हटाने के लिए 108 संसद सदस्यों द्वारा जो प्रस्ताव है पहली बार 1991 में लाया गया था, वर्ष 1991 इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज संरचना में कितने स्तर होते हैं। तो बताना है आपको पंचायती राज संरचना में कितने स्तर होते हैं। जी बिल्कुल राइट आंसर है, इजी क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा 3। 3 कौन कौन से दोस्तों, पहले में ग्राम पंचायत आ जाती है, दूसरे में ब्लॉक समिति आ जाती है, ठीक है, और तीसरे में जिला परिषद आ जाती है। ये पंचायती राज संरचना के 3 स्तर माने गए हैं, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुसार पशुधन और पशुपालन का विषय जो डैश में शामिल है। तो दोस्तों जो पशुपालन और पशुधन है वो किस सूची में आता है। तो दोस्तों इसकी बात करें तो जो भारतीय संविधान के अनुसार तो ये राज्य सूची में आता होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी डी राइट आंसर होगा इसका। ठीक है, पशुधन और पशुपालन जो वो राज्य सूची में शामिल है, भारतीय के संविधान के अनुसार ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। ऐसे ही बहुत सारे और भी विषय हैं जो कि समवर्ती सूची में आते हैं और संघ सूची में आते हैं, तो आपको इन विषयों को याद रखना दोस्तों, इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन जरूर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत के क्षेत्र में सभी प्राधिकरण, नागरिक और न्यायिक सर्वोच्च न्यायालय के सहायक के रूप में कार्य करेंगे। तो ये किस आर्टिकल के अंडर कहा गया है। तो हम बात करें दोस्तों, जो कि ये सभी प्राधिकरण है नागरिक और न्यायिक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय के सहायक के रूप में, ये आर्टिकल 144 यानी कि अनुच्छेद 144 में ये कहा गया है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना दोस्तों। हमारे संविधान में जितने भी आर्टिकल हैं आप सभी को वो याद रखने हैं। ठीक है, कहीं से भी कोई क्वेश्चन पुट हो सकता है तो एग्जाम के रिलेटेड। तो आओ, इस क्वेश्चन का आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में किसी विशेष दिन पर चर्चा के लिए स्वीकृत मौखिक उत्तरों के लिए तारांकित प्रश्नों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। दोस्तों ये जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और नए क्वेश्चन मैंने इसमें इंक्लूड भी किए हुए हैं। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 20। ठीक है, 20 इज द राइट आंसर होगा, जो कि लोकसभा में कोई विशेष दिन पर चर्चा रखने के लिए जो प्रश्नों की जो संख्या होती है जो अधिकतम 20 होती है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति के चुनाव से उत्पन्न सभी संदेहों और विवादों की जांच करने और निर्णय लेने का अधिकार किसको प्राप्त है। दोस्तों ये आपको पहले ऑप्शन से रीड करनी है। तो जब ये ऐसी स्थिति हो जाती है कि राष्ट्रपति के चुनाव में, ठीक है, कई बार विवादों का जो मामला वो आ जाता है, संदेहों का, तो इस समय जो निर्णय करने का अधिकार है वो है सर्वोच्च न्यायालय को। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा, सर्वोच्च न्यायालय को इसमें अधिकार होगा। राष्ट्रपति के चुनाव के जो कि विवादों का कई बार कारण बन जाता है, तो इसमें डी ऑप्शन राइट आंसर होगा, सर्वोच्च न्यायालय का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने,
राष्ट्रपति लिखित रूप से किसको संबोधित करते हुए अपने पद से त्याग पत्र दे सकते हैं? तो राष्ट्रपति, यानी कि सरल भाषा में समझे तो राष्ट्रपति अपना जो सो त्याग पत्र वो किसको दे सकते हैं? तो दोस्तों ये सब दे सकते हैं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। सो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, उपराष्ट्रपति को। ठीक है, ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। प्रत्येक पंचायत जब तक किसी भी कानून के लागू होने के तुरंत बाद कुछ समय के लिए भंग ना हो जाए, अपनी पहली बैठक के लिए नियुक्त तिथि से डैश वर्ष या भर वर्षों तक जारी रहेगी और उसके बाद नहीं। तो ये कितना समय तक का है दोस्तों? ठीक है, असल में ये क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़ा के चढ़ा के लिखाया गया है। तो पंचायत का कार्यकाल पूछा है, ठीक है, जब तक वो मतलब कि अपनी बैठक से जब तक की नियुक्ति होती है तब तक के बाद कब तक रहेगी वो उसका कार्यकाल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 5 साल। ठीक है, आप सभी को पता ही होगा। सो अपनी नियुक्ति के लेकर 5 साल के लिए ये बनी रहती है जब तक उसको भंग न की जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत के संविधान का भाग 4 स्पष्ट रूप से राज्य में निम्नलिखित में से किसके प्रति सुरक्षा देने की आशा नहीं करता है? देखो बात हुई है यहाँ पर सुरक्षा देने की आशा जो नहीं करता है। तो पहले जो ऑप्शन लिखा है, समान कार्य के लिए समान वेतन, जी तो है। आजीविका के पर्याप्त साधन, धन और उत्पादन के साधनों का कोई संकेंद्रण नहीं, नौकरी पेशा महिलाओं के लिए मतदाता अवकाश। तो जो इन्हें पूछा है दोस्तों सुरक्षा देने का आशा नहीं करता है, तो वो है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है जी, नौकरी पेशा महिलाओं के लिए मतदाता अवकाश है जो जो शिक्षा देने का आशा नहीं करता है। ठीक है, संविधान का भाग 4 स्पष्ट रूप से कहता है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह कौन सा क्षेत्र था जो स्वतंत्रता के बाद भारत का अंग बना? स्वतंत्रता के बाद पूछा गया है, तो दोस्तों वो बना था दादरा और नगर हवेली, डी ऑप्शन राइट आंसर होगा इसका। ठीक है जी, पहले एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है तो इसको आपको याद रखना है। सो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई व्याख्या के अनुसार फोन कॉल का दोहन, यानी कि टैपिंग कह देते हैं हम, संविधान के अनुच्छेद डैश में प्रदान किए गए मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है। तो किस अनुच्छेद के प्रदान किए गए मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है जी? तो जो है वो दोस्तों आर्टिकल 21, आर्टिकल 21, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, जो कि संविधान के अनुच्छेद 21 में प्रदान किए गए मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है दोस्तों। ठीक है, सो ऐसे क्वेश्चन अजीब से क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो इनको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश से राज्यसभा में कितने सदस्य नियुक्त की जा सकते हैं? बात हुई है राज्यसभा की, तो यूपी से उत्तर प्रदेश से राज्यसभा में सदस्य नियुक्त किए जाते हैं 31, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ठीक है, ये तो हुई है राज्यसभा में। और जो अगर लोकसभा में पूछा जाए, ठीक है, तो उसमें 80, ठीक है 80। सो वो लोकसभा में सदस्य नियुक्त किए जाते हैं और राज्यसभा से 31। ठीक है, और बात करते हैं महाराष्ट्र का, तो महाराष्ट्र से राज्यसभा के लिए सदस्य नियुक्त किए जाते हैं 19। ठीक है, और इसी तरह आंध्र प्रदेश की बात करें तो उसमें होते हैं दोस्तों 11। ठीक है, और भी बहुत सारे राज्य हैं जहाँ से जो सदस्य की नियुक्ति की जाती है, तो इस तरह आप इस सदस्य के याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या भारतीय नागरिकों का मौलिक अधिकार नहीं है? तो वीडियो को पॉज करके आप इस ऑप्शन को रीड कर सकते हैं पहले। तो बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, संपत्ति का अधिकार। ठीक है, सो ये भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार में शामिल नहीं किया गया। और 301 ए में इस अधिकार मतलब कि अलग रखा गया अनुच्छेद में, और 2005 से ये अलग किया गया था। ठीक है, तो आपको याद रखना दोस्तों, जो कि ये अधिकारियों की सूची में शामिल नहीं किया जाता, संपत्ति का अधिकार, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, भारत के संविधान 86वें संशोधन अधिनियम 2002 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? जो नहीं है पूछा है, तो पहले आप वीडियो को पॉज करके इन जो ऑप्शंस दी हुई हैं अच्छी तरह से इनको रीड कर लीजिए। तो दोस्तों हम पहले देखते हैं, देखो एक एक का ऑप्शन हम रीड करते हैं। तो अनुच्छेद जो
45 के अंतर्गत 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए जो सुशिक्षा है प्रावधान बनाया गया है, तो इसको तो राइट आंसर हो। ठीक है जी, दो ऑप्शन। नेक्स्ट है दोस्तों, अनुच्छेद 51A के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच के जो बच्चे हैं उनको शिक्षा प्रदान करने के लिए माता पिता का जो मौलिक कर्तव्य बनाया गया है। ये भी ऑप्शन ठीक है दोस्तों। ठीक है, अनुच्छेद 75 के अंतर्गत इसने इन प्रावधानों को प्रभावी कार्यान्वयन से सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार के लिए केंद्रीय नोडल मंत्रालय स्थापित करने के लिए बाध्यकारी बना दिया। तो दोस्तों ये ऑप्शन राइट नहीं होगी। ठीक है, तो इन्हें पूछा है जो सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। और जो फोर्थ जो ऑप्शन है वो भी देख लीजिए, अनुच्छेद 21A के अंतर्गत राज्य द्वारा निर्धारित ढंग से 6 से 14 वर्ष की आयु के लिए सभी बच्चों के जो निःशुल्क शिक्षा दो वो मौलिक अधिकार बनाया गया था। ठीक है, ये भी राइट ऑप्शन होगी। तो इन्होंने पूछा दोस्तों जो सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी नहीं है, तो ये राइट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, तो इनको अच्छी तरह से पढ़ लेना है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय के पहले न्यायाधीश का नाम बताइए। देखो ये पूछा गया है उच्चतम न्यायालय की सबसे पहले न्यायाधीश का नाम बताइए जिनके खिलाफ स्वतंत्र भारत में संसद में महाभियोग का प्रस्ताव पेश किया गया था। ठीक है, सो इनमें से कौन थे उच्चतम न्यायालय के पहले न्यायाधीश और जिनके खिलाफ स्वतंत्र भारत संसद में महाभियोग का प्रस्ताव है जो पेश किया गया था। देखो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। तो दोस्तों ये है इसका राइट आंसर जस्टिस रामास्वामी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका। ठीक है, जिसने भी बी ऑप्शन टिक किया बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, यही थे उच्चतम न्यायालय के पहले न्यायाधीश जस्टिस रामास्वामी, सो जिनके खिलाफ स्वतंत्र भारत में संसद में महाभियोग का प्रस्ताव है जो पेश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों के लिए समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता को प्रोत्साहित करता है। तो कौन सा जो आर्टिकल है दोस्तों अनुच्छेद, तो दोस्तों ये बात करें तो हम जो नागरिकों के लिए समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान प्रोत्साहन करता है तो वो है आर्टिकल 39A। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में देख रहे होगे, सो 39A। ठीक है, तो ये है समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता प्रोत्साहित करता है, आर्टिकल 39A। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, जिस स्थिति में सरकार का व्यय और उसके राजस्व से अधिक हो जाता है उसे क्या कहा जाता है। तो उसे क्या कहते हैं जी, बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बजट घाटा कहते हैं उसे। ठीक है, व्यय और उसकी राजस्व से अधिक हो जाता है तो उसे हम कहते हैं बजट घाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मणिपुर मेघालय और त्रिपुरा डैश के अंतर्गत राज्य बन गए। तो ये किस अधिनियम के अंतर्गत बने हैं दोस्तों, ये हमने आपको बताना होगा। ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पुट हुआ है। ठीक है, अभी पीछे एसएससी में आया था ये क्वेश्चन। तो दोस्तों मणिपुर मेघालय और त्रिपुरा जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971, सो इसके अंतर्गत राज्य बन गए थे, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। ठीक है, आगे जी क्वेश्चन आए तो आपको याद रखना होगा। ठीक है, उत्तर पूर्वी क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971 के अधीन मणिपुर मेघालय और त्रिपुरा ये राज्य बने थे। तो आपने को जो लास्ट क्वेश्चन है ये हमारे सामने, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को लोकसभा में नामित किया जा सकता है। सो कितने सदस्यों को जो नामित किया जा सकता है दोस्तों जो नामित किया जाता है भारतीय संविधान के अनुच्छेद के मुताबिक पूछा गया है। ठीक है, अनुच्छेद 331, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है इसका। ठीक है, सो इस अनुच्छेद के तहत एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को लोकसभा में नामित किया जा सकता है। ठीक है, ऐसे ही गहराई से क्वेश्चन पुट हो सकते हैं तो आपको इन क्वेश्चनों को अच्छी तरह से याद कर लेना है। तो दोस्तों ये हमारी क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। ठीक है, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जितने भी स्टडीज़ ग्रुप हैं उनमें शेयर करिए। ठीक है, और चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो साथ वाली बेल आइकन है उसे जरूर प्रेस कर लें ताकि हम इससे रिलेटेड और अगली वीडियो डालें तो उसकी अपडेट आपको साथ साथ मिलती रहे। और जैसे ही हमारे अन्य एग्जाम है एसएससी के, रेलवे के या हमारे जो हाल फिलहाल में पोस्ट निकली हुई हैं उन सभी की तैयारी करने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। तो सभी की प्रिपरेशन हम कराते रहेंगे ऐसे ही, और जो भी कोई नई जॉब्स आती है उसकी भी हम आपको अपडेट देते रहेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में। तब के लिए ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।